हेलो एवरीवन, आज डीएनए में हम दो टॉपिक्स करने वाले हैं, दोनों इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हैं। पहला जो टॉपिक है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया अफगानिस्तान। तो हाल ही में हमने एक न्यूज़ देखी है कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगान फॉरेन मिनिस्टर हैज विजिटेड इंडिया। ये जो टॉपिक है ये हम GS2 IR में पढ़ेंगे, GS2 IR के अंडर पढ़ेंगे। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ यही है कि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, वो रिसेंटली अभी इंडिया के दौरे पे हैं, इंडिया के विजिट पे हैं। एंड दिस इज अ बिग ब्रेक थ्रू। वाई बिग ब्रेक थ्रू? क्योंकि अभी हाल में हम बात करें तो पिछले कुछ साल से इंडिया का एकदम जो फॉर्मल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होना चाहिए था अफगानिस्तान के साथ, वो नहीं था। हमने अफगान की जो गवर्नमेंट है, तालिबानी गवर्नमेंट है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या किया है? 2021 में हमको ये देखने को मिला था कि यूएस लेड जो नेटो फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान सॉइल छोड़ती हैं, वो अफगानिस्तान से चली जाती हैं और वहां पे जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो कर दिया जाता है। कौन ओवरथ्रो करता है? जो तालिबानी रजीम है वो उसको ओवरथ्रो करती है। और फाइनली हमको क्या देखने को मिलता है? अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आते हुए दिखाई देती है। अब तालिबान एज अ ग्रुप एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रहा है और इसके पास में कई सारे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, या इवन अभी भी जब वो पावर में है तो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, जैसे जो वहाँ पे महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको ऑफिस स्पेस में ना आने देना, या उनके एजुकेशन में एक खलल डालना, इस टाइप की चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो ह्यूमन राइट्स के इशू की वजह से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट को फुली रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजिक रियलिज्म, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी मैट्रिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस रखता है, इस वजह से इंडिया ने क्या डिसाइड किया? इंडिया ने डिसाइड किया कि हम एक कैलिब्रेटेड फैशन में, एक कैलिब्रेटेड अप्रोच में क्या करेंगे? अफगानिस्तान के साथ एंगेज करना शुरू करेंगे। तो 2021 तक हमारा एक फॉर्मल एम्बेसी था वहां पे। फॉर्मल, जब वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तो हमारी वहां पे एक फॉर्मल एम्बेसी रहती है। लेकिन जैसे ही तालिबानी टेक ओवर होता है वहां पे एस्टेब्लिशमेंट का, तब हम क्या करते हैं? जो अपनी एम्बेसी है उसको उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मतलब अब इंडिया की वहां पे एम्बेसी नहीं रहती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? 2021 में हम एक एम्बेसी लेवल जो कांटेक्ट है वो छोड़ देते हैं, एम्बेसी लेवल कांटेक्ट है उसको छोड़ देते हैं। लेकिन हमको एक ये रियलाइजेशन भी रहती है कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी मैट्रिक्स में एक अहम रोल प्ले करता है। तो 2022 में हम क्या करते हैं? एक टेक्निकल मिशन एक टेक्निकल मिशन अपॉइंट करते हैं अफगानिस्तान में। टेक्निकल मिशन क्या होता है? टेक्निकल मिशन एक फुल फ्लेजेड एम्बेसी नहीं होती है। 2021 तक हमारे पास फुल फ्लेजेड एम्बेसी थी, इंडिया की एम्बेसी। कहाँ पे? काबुल में। साथ ही साथ हमारे कई सारे कंसलेट्स भी थे। हम सारी एम्बेसी, सारे कंसलेट्स बंद कर देते हैं 2021 में। लेकिन कट टू 2022 हमको ये रियलाइज होता है कि अफगानिस्तान के साथ हम जो अपने टाइज हैं वो पूरी तरीके से सिवियर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इंडिया अपनी स्पेस अफगानिस्तान में छोड़ेगा, जहां पर वो बहुत अच्छी गुडविल, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट एंजॉय करता था, तो इस वैक्यूम को कौन भरने आ जाएगा? इसको भरने आ जाएंगे चाइना, इसको भरने आ जाएंगे पाकिस्तान। तो 2022 में हम क्या करते हैं? हम एक टेक्निकल मिशन है वो अनाउंस कर देते हैं। साथ ही साथ हम बैकडोर डिप्लोमेसी के माध्यम से अफगानिस्तान स्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत जारी रखते हैं। हम ऑल टुगेदर इसको शन नहीं करते हैं। इंटरनेशनल फोरम्स पे जो तालिबानी रजीम है उसको हम शन नहीं करते हैं, इसके बारे में कुछ बोलते नहीं है, मतलब गलत नहीं बोलते हैं। क्योंकि हमें ये पता है कि हमें एक नए तरीके से कैलिब्रेटेड अप्रोच के थ्रू अपनी जो एंगेजमेंट है वो बढ़ानी पड़ेगी। इस साल की बात करें 2025 में, तो हमको क्या देखने को मिलता है? हमको ये देखने को मिलता है कि जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, जो अभी इंडिया के ऑफिशियल दौरे पे थे, उनसे हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, उस समय के फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं, दिस इज अराउंड जनवरी वाला टाइम ऑफ 2025, हमको ये देखने को मिलता है विक्रम मिस्री दुबई में अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर के साथ एंगेज करते हैं। तो हमारा फुल
फुल फ्लेजेड एम्बेसी रिलेशन नहीं है, फुल फ्लेजेड एम्बेसी रिलेशन नहीं रहता है, लेकिन इंडिया बैकडोर फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से जो हाईएस्ट एशेलॉन है अफगानिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के, उनके साथ एंगेज करते हैं। फाइनली कट टू अक्टूबर, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी अफगानिस्तान के, वो इंडिया दौरे पे हैं और उन्होंने यहाँ पे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर या इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी से भी मुलाकात की। और फाइनली इंडियन साइड ने क्या डिसाइड किया? इंडियन साइड ने डिसाइड किया कि ये टेक्निकल मिशन जो टेक्निकल मिशन है, जो फुल फ्लेजेड, जो 22 में हमने इंस्टीट्यूशनलाइज किया था अफगानिस्तान में, हम इसको धीरे धीरे अपग्रेड कर देंगे। इसको धीरे धीरे अपग्रेड करके अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हम फुल फ्लेजेड एम्बेसी जो है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो अब वी हैव कंप्लीटेड अ फुल सर्किल है। 2021 में यूएस लेड नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान सॉइल छोड़ती हैं। वहां पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो किया जाता है। किसके द्वारा? तालिबानी गवर्नमेंट के द्वारा। हम अपनी एम्बेसी वहां पर बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो तालिबान रजीम है वो एक्सेस करके आई है और एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के तहत नहीं आई है। सो वी क्लोज्ड आवर एम्बेसी। हम अपना जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको कट कर देते हैं। और अब 4 साल बाद 2025 में हमने क्या डिसाइड किया है कि हम दोबारा से जो अपनी एम्बेसी है उसको रीओपन करेंगे। यानी 2022 में जो टेक्निकल मिशन हमने इंस्टीट्यूशनलाइज किया था, हमने जो सेटअप किया था, उसको हम फुल फ्लेजेड एम्बेसी में आपका डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो एंगेजमेंट है, व्हाट आर द रीजंस फॉर इट, कि हम इस ग्रेजुअल रीओपनिंग की ओर क्यों जा रहे हैं? क्या रीजन है कि इंडिया जो है ऑल टुगेदर तालिबानी रजीम को किसी भी इंटरनेशनल फोरा पे उस तरह शन नहीं किया है, और क्यों हम धीरे धीरे पहले एम्बेसी बंद करते हैं और क्यों हम टेक्निकल मिशन लाते हैं और अब हम फुल फ्लेजेड एम्बेसी जो है वो दोबारा से स्थापित करने जा रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अभी हमने जो अफगान गवर्नमेंट है उसको फुली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। हम एम्बेसी खोले हैं, लेकिन आने वाले समय में जैसे दोबारा से हमको नॉर्मलसी आते हुए दिखाई दे रही है, अब चूंकि एम्बेसी खुल गई है तो इसके बाद हो सकता है कंसुलेट्स खुलेंगे। तो जो बिजनेस एज यूजुअल 2021 तक चलता था इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, वो रिज्यूम हो जाएगा। अफगानिस्तान से ठीक ठाक स्टूडेंट्स, मेडिकल टूरिस्ट्स और अदरवाइज टूरिस्ट भी या ट्रेनिंग के लिए जो वहाँ का अधिकारी वर्ग है वो इंडिया विजिट करते रहते हैं। तो ये लोग आते रहते थे 2021 में, लेकिन पिछले 4 साल से ये सारी चीजें सीज थी या बहुत कम हो गई थी। अब ये दोबारा से, चूंकि एम्बेसी हमारी खुल चुकी है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? और नॉर्मलसी आएगी। और नॉर्मलसी में हम हो सकता है देखें कि जो कंसुलेट्स हैं उसको दोबारा से रीओपन किया जाए, जो पुराने बिजनेस एक्टिविटीज थी उसको रिज्यूम किया जाए, और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट हो सकता है हाल के आने वाले सालों में या आने वाले महीनों में वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको भी फुली रिकॉग्नाइज कर ली। तो व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी आर ग्रेजुअली रीओपनिंग? हम क्यों अपनी जो फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान को लेके उसको ग्रेजुअली कैलिब्रेट कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब एक प्रोग्रेसिवनेस क्यों दिखाई दे रही है? तो इसके मल्टीपल रीजंस हैं। इसके मल्टीपल रीजंस ये हैं कि इंडिया जो है अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट एक्सरसाइज कर रहा है। इसमें आइडिया क्या है? इंडिया फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से जो उसके नेशनल इंटरेस्ट है, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट है, उसको ओवरसीज सिक्योर करने की कोशिश करता है। अब इन स्कीम ऑफ थिंग्स में, फॉरेन पॉलिसी के स्कीम ऑफ थिंग्स में अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हमने अपनी स्पेस छोड़ दी, तो जो दूसरी कंट्रीज हैं, अदर कंट्रीज, प्राइमरली कौन कौन? प्राइमरली चाइना हो गया और दूसरा हो गया पाकिस्तान, वो स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया का जो एक जियो पॉलिटिकल हेफ्ट था, जो उसने बहुत कैलिब्रेटेड तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो किया था अफगानिस्तान में, वो कम हो जाता। तो दूसरे कंट्रीज जो हैं वो इंडिया की जगह ना ले पाए अफगानिस्तान में। इसको इसको रोकने के लिए, ये एंश्योर करने के लिए हमने क्या किया? हम दोबारा से री एंगेज करना शुरू किए हैं तालिबानी रेजिम के साथ। तो कैलिब्रेटेड री एंगेजमेंट दूसरा प्लैंक है। मतलब हमने ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए
तालिबानी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया, हमने अपनी एम्बेसी थी वहां बंद कर दी, एम्बेसी जो थी वो बंद कर दी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, जो साउथ ब्लॉक है न्यू दिल्ली का, उसको ये रियलाइज होता है कि हम ऐसे ऑल टुगेदर एक नी जर्क रिएक्शन लेके अफगानिस्तान जो एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है इंडिया का, इम्पोर्टेंट पार्टनर रहा है इंडिया का, उसको हम ऑल टुगेदर शन नहीं कर सकते हैं, आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमको एक ग्रेजुअल फैशन में अपने जो डिप्लोमेटिक गेट्स हैं वो खोलने पड़ेंगे अफगानिस्तान की ओर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम टेक्निकल मिशन बैठाते हैं, उसके बाद हम बैक चैनल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं। विक्रम मिस्री जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से दुबई में मिलते हैं, और फाइनली हम देखते हैं कि हम एम्बेसी दोबारा से खोल दिए हैं। ये कैलिब्रेटेड री एंगेजमेंट है, वो क्या बता रही है कि इंडिया जो है बहुत कॉशियसली अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको एक्सरसाइज कर रहा है इंटरनेशनल थिएटर में। हमने ये कृत्य करके, ये एक्ट करके और क्या करने की कोशिश की है, हमने स्ट्रैटेजिक बैलेंस बनाने की कोशिश की है, स्ट्रैटेजिक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। स्ट्रैटेजिक बैलेंस से मेरा मतलब ये है कि हमने एक साइड जो ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स हैं, जैसे इंडिया समय समय पे जो विमेन राइट्स हैं अफगानिस्तान के, उस पे भी चर्चा की है, उस पे भी बात की है, और साथ ही साथ जो डिप्लोमेटिक कैपिटल है उसको भी हमने सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट किया अफगानिस्तान में, हमने बैक चैनल डिप्लोमेसी ऑन रखी है। तो वी हैव सॉर्ट ऑफ डन स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग इन अफगानिस्तान। हम अफगानिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट यानी तालिबानी रेजिम के साथ एंगेज भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, वहां जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं, विमेन या जो फीमेल चिल्ड्रन है, उनके जो इश्यूज हैं उनको भी लगातार उठाते रहते हैं। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हम जैसे चाइना या रशिया हैं, वो जिस तरीके से एंगेज करने लगे थे शुरुआती दौर से तालिबानी रेजिम के साथ, we didn't try to emulate, we didn't try to mimic what they are doing। हमने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखी है, हम अपने हिसाब से अफगानिस्तान के साथ एंगेज करते हैं। तो तीसरा क्या है, हमने एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस रखा है, मतलब हम टेक्निकल मिशन पे आए हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसी पे आए हैं, अब हम ग्रेजुअली जाके क्या कर रहे हैं, फुल फ्लेजेड एम्बेसी है उसको ओपन कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, अफगानिस्तान क्यों भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मल्टीपल रीजंस के साथ जो अफगानिस्तान है वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया को अगर टेररिज्म को इफेक्टिवली काउंटर करना है, इफेक्टिवली काउंटर करना है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, उसके साथ ये आवश्यक है कि हम अफगानिस्तान के साथ कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करें। हमको ये पता है कि अल कायदा के फैक्शंस सब कॉन्टिनेंट में एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ आईएसआईएस का जो खुरासन चैप्टर है, आईएसआईएस का जो खुरासन चैप्टर है जो सब कॉन्टिनेंट को ओवरसी करता है, वो भी क्या कर रहा है, वो भी सब कॉन्टिनेंट में एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहा है, और उसका असर हमको जेएनके वगैरह में दिख चुका है। तो आईएसआईएस के रिक्रूटमेंट्स हमको हालांकि बहुत कम है, हालांकि इंडिया में बहुत कम है, लेकिन कहीं कहीं हमको ये सुनने में आते हैं कि आईएसआईएस क्या है, इंडियन यूथ को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। तो सब कॉन्टिनेंट में अगर हमको रेडिकलिज्म को और टेररिज्म को इफेक्टिवली काउंटर करना है, अल कायदा को आईएसआईएस खुरासन चैप्टर है उसको साबोटाज करना है, तो उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि हम अफगानिस्तान के साथ कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करें। मतलब कि काउंटर टेररिज्म प्लैंक पे अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का एक इफेक्टिव पार्टनर हो सकता है। तो काउंटर टेररिज्म और दूसरा क्या, रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन के लिए भी अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल कोऑपरेशन से क्या मेरा मतलब है, रीजनल कोऑपरेशन से मेरा मतलब ये है कि इंडिया जो है वो क्या एस्पायर करता है, वो एक ग्लोबल पावर बनना एस्पायर करता है। ग्लोबल पावर बनने के पहले सबसे पहले हमको क्या बनना पड़ेगा, हमको रीजनल पावर बनना पड़ेगा। रीजनल पावर के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस बने रखें। अगर उनके साथ हम अच्छे रिलेशंस रखेंगे तभी हम एक रीजनल पावर या आप कह सकते हैं कि एक क्षेत्रीय शक्ति बन के उभरेंगे। तो अफगानिस्तान उस लिहाज से भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको सेंट्रल एशिया का मार्केट एक्सेस करना है या हमको कई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं जैसे आईमैक है, आईएनएसटीसी है, उसको ग्राउंड लेवल पे इफेक्चुएट करना है, तो उसके लिए भी अफगानिस्तान जो है
वो इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। तो ये सारे कुछ रीज़न्स हैं, ये सारे कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है कि इंडिया जो है अफ़गानिस्तान के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंस्ट्रक्टिवली एंगेज कर रहा है। जैसे ये हमारे सामने मैप है, हमारे पास मैप है ऑफ अफ़गानिस्तान। ये इंडिया है, ये आपका पाकिस्तान है और यहाँ अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा 105 या 106 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर भी लगता है। तो एक तरीके से ये हमारा नेबर भी है, अफ़गानिस्तान जो है वो हमारा नेबर भी है। और पास्ट में हमने क्या कर रखे हैं, हम पास्ट में कई सारे इन्वेस्टमेंट, एक रीज़न ये भी है कि हमको अपने जो पास्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको भी सिक्योर करना है। कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में। 2021 तक, जब तक वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, चाहे वो अशरफ गनी की हो और भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, इंडिया जो है वो कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करता आया था और हमने क्या किया था? अपना सॉफ्ट पावर वहाँ पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी। हमने वहाँ पर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, उसको हार्नेस करने की, उसको बढ़ाने की कोशिश की थी। इसके लिए हमने कई लो इन्वेस्टमेंट, हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ पे एग्जीक्यूट किए। जैसे हमने कई सारी मेजर इन्वेस्टमेंट की है। मेजर इन्वेस्टमेंट में एक हो गया वहाँ का जो सल्मा डैम है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, उसको इंडिया ने बनाया है। मतलब वो कमीशन कैसे हुआ है? वो इंडिया के हेल्प से हुआ है। सल्मा डैम क्या है? एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है अफगानिस्तान में। सो दैट हैज कम अप इन अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ इंडियाज एड, बिकॉज ऑफ इंडियाज हेल्प, चाहे वो फंड के लेवल पे हो, चाहे मैन पावर प्रोवाइड करने के बेसिस पे हो। इंडिया ने सलमा डैम बनाने में मदद की है अफगानिस्तान की। दूसरी बात, वहाँ की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, वो भी इंडिया ने बनाई है। ये भी एक इंडिया का सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट रहा है अफगानिस्तान में। इसके अलावा अफगानिस्तान आर्मी के जो अधिकारी हैं, कैप्टन्स हैं, मेजर रैंक के लोग हैं, वो मेजरली इंडिया में आईएमए में ट्रेन किए जाते थे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, क्योंकि उनके पास उतने अच्छे, उतने रोबस्ट इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो ठीक ठाक ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग होती थी, वो सारी चीजें इंडिया में होती थी। साथ ही साथ जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, तो उसमें हमने ये देखा है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल प्राइमरीली क्या है, जो मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसी का एक पार्ट है। उसका एक जियो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका एक जियो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है इंडिया को, पेनिनसुलर इंडिया को एनसर्कल करना। ठीक है, मैरीटाइम लेवल पे इंडिया को एनसर्कल करना। तो उसमें हमने देखा श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट है, वो चाइना ने डेवलप किया है। वैसे ही पाकिस्तान में चाइना ने क्या डेवलप किया है? पाकिस्तान में चाइना ने ग्वादर पोर्ट है बलूचिस्तान में, उसको डेवलप किया है। वही आपका सीपेक का भी पार्ट है, वो पोर्ट जो है वो सीपेक का भी पार्ट है। तो ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए हमने क्या किया? हमने अफगानिस्तान में, यहाँ पे ये जो रेड मार्क दिख रहा है, यहाँ पे हमने ठीक बगल में, मतलब ग्वादर पोर्ट की, ये आपका ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में, ये आपका ईरान पाकिस्तान बॉर्डर है। हमने ईरान साइड में चाबहार पोर्ट जो है वो डेवलप किया है। तो दिस इज ऑल्सो इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन सेंट्रल एशिया। अब ये अफगानिस्तान में नहीं है, लेकिन हमने क्या किया? सेंट्रल एशिया में घुसने के लिए चाबहार पोर्ट सबसे पहले डेवलप किया, और साथ ही साथ फिर हमने एक रेलवे और रोडवे नेटवर्क के माध्यम से हम अफगानिस्तान में घुसे। ये वाला जो रेड वाला आपको सेगमेंट दिख रहा है, जारान, यहाँ इंडिया ने एक अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पे हाईवे डेवलप किया है, जिसको जारांज देलाराम हाईवे कहते हैं। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट कब की हुई है? ये सन 2021 तक की इन्वेस्टमेंट है, जब तक तालिबानी रेजिम नहीं आई थी। तो इंडिया ने जो है वो ठीक ठाक कैपिटल है, वो इन्फ्यूज किया है इस पर्टिकुलर रीजन में। वो चाहे कनेक्टिविटी के लिए हो, चाहे इंडिया की सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करने के लिए हो, या वहां के लोगों की सहायता करने के लिए हो। तो अब इंडिया अगर डिप्लोमेटिकली अफगानिस्तान को आइसोलेट कर दे रही है, दे रही है, तो हमारा क्या होगा? ये जो जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट थी वो कहीं ना कहीं सफर करेंगी। दूसरी चीज, और भी जो कंट्रीज हैं, खासकर जो हमारे दो इनिमिकल नेबर्स हैं, चाइना और पाकिस्तान, वो इंडिया के एब्सेंस में वो वैक्यूम, जो डिप्लोमेटिक वैक्यूम बन जाएगा, उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। तीसरा क्या है? टेररिज्म को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का एक इफेक्टिव पार्टनर है। तो ये सारे कुछ मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया ने अब जो अपना एक डिप्लोमेटिक फक्साड जो है वो गिरा रखा था, उसको दोबारा से रीओपन कर रहा है विद अफगानिस्तान।
ये जो एंगेजमेंट है दैट हैज बीन डीम्ड वेरी कंस्ट्रक्टिव from various quarters, primarily those who closely monitor international relations affair. इस एंगेजमेंट में कि कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज क्या हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टेकअवेज ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगेजमेंट, मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए हैं, सबसे पहले तो हमने जो टेक मिशन है उसको अपग्रेड करके फुल फ्लेजेड एम्बेसी जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज की है। मतलब क्या क्या मेजर टेकअवेज रहे हैं अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर के इंडिया विजिट पे। तो सबसे पहले हमने जाना कि अब हम दोबारा से जो एम्बेसी है उसको रिस्टोर कर रहे हैं जो 2021 में हमने बंद कर दी थी। इसके अलावा इंडिया ने हर पॉसिबल हेल्प करने की मदद की है अफगानिस्तान की उसकी ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी के लिए। इसके लिए एज सिंबोलिज्म इंडिया ने कई एम्बुलेंसेज हैं वो गिफ्ट की हैं किसको, अफगानिस्तान को। साथ ही साथ कई सारी सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन्स हैं वो डोनेट करने की बात की गई है। साथ ही साथ इंडिया ने क्या कहा है, इंडिया ने कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा वीजा देने की कोशिश करेगा मेडिकल लेवल पे, बिजनेस लेवल पे और स्टडीज स्टडीज के लेवल में। मतलब हमको क्या देखने को मिला था 2021 तक हम काफी जेनरोसिटी के साथ अफगान नेशनल्स को वीजास प्रोवाइड करते थे। वो मेडिकल वीजा हो गए, जैसे आप एम्स जाएंगे या हमारे तमाम जो अच्छे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं तो वहाँ पे आपको कुछ साल पहले तक 2021 तक ठीक ठाक अफगान नेशनल दिख जाते थे। वो आते थे इंडिया हाई क्वालिटी आपका मेडिकल सर्विसेज अवेल करने। तो ये अभी हाल के 3-4 साल में इसमें एक कमी देखने को मिली थी, लेकिन अब हमको ग्रेजुअली क्या देखने को मिलेगा, मेडिकल वीजा में भी एक अपटिक देखने को मिलेगा और बिजनेस और स्टूडेंट वीजाज में भी एक मेजर अपटिक देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर विजिट के ये कुछ मेजर टेक अवेज हैं। कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे, कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि इंडिया की जो ये पहल है कि वो कैलिब्रेटेड फैशन में एक ग्रेजुअल अप्रोच के साथ अफगानिस्तान के साथ जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है वो बढ़ाता जा रहा है। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है इंडिया का स्ट्रैटेजिक रियलिज्म। ये सिग्निफाई कर रहा है इंडिया का स्ट्रैटेजिक रियलिज्म। इंडिया जो है वो चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स के साथ एंगेज कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है और अपना जो फॉरेन पॉलिसी रेजीम है उसको उसने बहुत प्रैग्मेटिक रखा है। मतलब अब बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म के चक्कर में हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं पड़ती है, वो स्ट्रैटेजिक रियलिज्म पे पड़ती है और जो रियल जियो पॉलिटिक है वो हमारी रियल जियो पॉलिटिक है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को फॉरेन पॉलिसी को गाइड कर रही है। साथ ही साथ हमारे पास्ट इन्वेस्टमेंट भी हैं और अफगानिस्तान जो है वो कनेक्टिविटी के लिहाज से चाहे वो आईएनएसटीसी हो चाहे वो आईमैक हो, अब दोनों प्रोजेक्ट्स हैं वो अफगानिस्तान से निकल तो नहीं रहे हैं लेकिन उसके विसिनिटी से निकल रहा है। तो अगर हमको आईएनएसटीसी या आईमैक को एक्चुअल में मटीरियलाइज करना है ग्राउंड में तो हमको क्या चाहिए, वो क्षेत्र वो रीजन जहां से ये दो प्रोजेक्ट्स निकलेंगे उनका सिक्योर रहना, उसका रोबस्ट रहना, वहां पे किसी प्रकार के जियो पॉलिटिकल अपहीवल ना हो, वो ये सारी चीजें इंडिया के इंटरेस्ट में। आईएनएसटीसी क्या है, आईएनएसटीसी एक है रशिया लेड इनिशिएटिव है ऑफ कनेक्टिंग इंडिया विथ रशिया। तो इंडिया भी इसका मेंबर है। साथ ही साथ आईमैक हमने अभी हाल के दिनों में डिस्कस किया, आईमैक क्या है, आईएनएसटीसी क्या है ये देख लेते हैं। दिस इज आईएनएसटीसी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। जो रेड लाइन आपको दिख रही है वो है आईएनएसटीसी। आईएनएसटीसी क्या कर रही है, बेसिकली आईएनएसटीसी जो है इंडिया को रशिया से कनेक्ट कर रही है। ठीक है, जो ट्रेडिशनल रूट है वो ब्लू वाला रूट है। कैसे, वो आपका स्यूज कनाल से होते हुए, लेकिन इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है, ये लंबा रूट है। आईएनएसटीसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ईरान पहुंचेंगे। ईरान कैसे पहुंच सकते हैं हम, वहां पे चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं जो ग्वादर को काउंटर करने के लिए बनाया था। यही हमारा एक तरीके से एक्सेस हो जाएगा सेंट्रल एशिया में
और फिर एक बार हम ईरान पहुंच गए तो ईरान से होते हुए लैंड रूट लेते हुए हम कैस्पियन सी पहुंच सकते हैं और फिर हम सीधे रशिया पहुंच गए। रशिया पहुंच गए तो जो हमारा गेटवे है टू यूरोप दैट आल्सो गेट्स ओपन। ठीक है, तो ये रशियन इनिशिएटिव है, सन 2000 में इसको अनाउंस किया गया था और इंडिया भी इसका मेंबर है। बट बिकॉज ऑफ सर्टेन जियोपॉलिटिकल टेंशन ये अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो पाया है, लेकिन अगर ये फ्यूचर में मटेरियलाइज हो जा रहा है तो दिस वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स who are encompassing this particular region। तो ये आईएनएसटीसी कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएनएसटीसी जैसे प्रोजेक्ट्स ग्राउंड लेवल पे तभी मटेरियलाइज हो सकते हैं जब इन क्षेत्रों में, इन रीजन में एक पीस रहेगी, एक ट्रैंक्विलिटी रहेगी। तो अफगानिस्तान में पीस, स्टेबिलिटी, ट्रैंक्विलिटी और इंडिया का अफगानिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन जो है होना बहुत जरूरी हो जाता है आईएनएसटीसी और आईमेक जैसे प्रोजेक्ट्स के सक्सेस के लिए। सो दिस वाज फर्स्ट आर्टिकल। दूसरा जो आर्टिकल है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू इजराइल हमास सीज फायर। ठीक है, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्राइमरीली हम इस आर्टिकल में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसकी मतलब ये जो सीज फायर होने वाला है जिसपे अग्री कर गए हैं दोनों पार्टी, इनका क्या इम्पैक्ट रहेगा ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है एंड दिस ऑल्सो वी वुड रीड अंडर जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में आईआर वाला कंपोनेंट है, उसी के अंदर हम ये पढ़ेंगे। तो अभी हमको क्या देखने को मिला है, कुछ समय पहले हमने देखा या एक आर्टिकल हमने किया था डीएनए में ही, 20 पॉइंट पीस प्लान किसने प्रपोज किया था, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। क्यों किया था, जिससे कि नॉर्मलसी है वो रिस्टोर हो सके। अक्टूबर 2023 में हमको क्या देखने को मिला था, हमास के कुछ फाइटर्स हैं वो इसराइल में घुसे थे और उन्होंने काफी लोगों को मार दिया था इजरायली साइड पे और काफी लोगों को होस्टेज भी बना लिया था। उसके बाद से इसराइल जो है इसराइल जो है वो ऑल आउट अटैक कर देता है और गाजा पे एक सीज जो है वो हमको देखने को मिलती है। उसका असर ये रहता है कि ऑलमोस्ट 10% या मोर देन 10% ऑफ पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन हमको डेसिमेट होते दिखाई देती है 2 साल में। और दूसरा साल एंड होने वाला है लेकिन हमको कुछ दिख नहीं रहा था कि ये ऑल टुगेदर ये वॉर जो है वो पूरी तरीके से सीज हो। तो फाइनली हमको क्या देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं ही केम आउट विद 20 पॉइंट प्लान, जो हम भी कुछ दिन पहले अपने डीएनए सेशन में डिस्कस किए हैं। और उस प्लान को दोनों साइड जो है वो प्रिंसिपली अग्री कर गए हैं। मतलब इसराइली गवर्नमेंट जो है वो भी अग्री कर गई है और जो हमास हैं या पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज हैं दे हैव आल्सो अग्रीड कि हाँ ठीक है सीज फायर होना चाहिए। अब इस सीज फायर से क्या है, एक थोड़ी सी एनिमल स्पिरिट आ गई है किन लोगों में, हु आर स्टेक होल्डर्स इन ग्लोबल ट्रेड। तो आर्टिकल यही डिस्कस कर रहा है कि इस सीज फायर का ग्लोबल ट्रेड पे क्या असर पड़ेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था जो इंडियन इकोनॉमी है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, दोनों साइड ने प्रिंसिपली अग्री किया है कि हाँ सीज फायर होगा। दूसरी चीज कि जितने भी हो, सीज फायर का मतलब कि अब गोलीबारी दोनों साइड से नहीं होगी, नॉर्मलसी लाने की कोशिश की जाएगी। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज जो दोनों साइड ने सिग्नल की है वो ये की है कि दोनों साइड जो अपने अपने होस्टेजेस रखे हुए हैं, जैसे इजरायली साइड क्या रखे हुए हैं, पैलेस्टीन साइड के होस्टेजेस रखा हुआ है या हमास साइड के होस्टेजेस रखा हुआ है, और हमास जो इजरायली साइड के होस्टेजेस रखे हुए हैं, दोनों का एक्सचेंज होगा। तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, अब ये सीज फायर के क्या प्रभाव पड़ेंगे, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट, सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि रेड सी जो एक तरीके से काफी समय से डिस्टर्ब चल रही थी, क्यों डिस्टर्ब चल रही थी, हुथीस के कारण। हुथीस क्या कर रहे थे, वहां पे जो ट्रेड वेसल्स हैं, जो शिप्स हैं निकल रही थी, जो ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत अहम हिस्सा है, वो वहां से निकलती थी रेड सी, उसको सीज कर ले रहे थे, उसको रोक दे रहे थे। ठीक है, और जो ग्लोबल ट्रेड है रेड सी से होके उसको डिसरप्ट कर रहे थे। तो हमको ये देखने को मिलेगा कि हुथीज हैं, हुथीज अपना जो होल्ड है रेड सी पे उसको कम कर देंगे, मतलब वो ग्लोबल ट्रेड को जो डिस्टर्ब कर रहे थे बार बार, उसमें एक कमी हमको देखने को मिलेगी। अब हुथीज प्राइमरली हैं कौन,
तो हुतीज एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट एक्सिस है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस प्राइमरीली ईरान बैक्ड मिलिशिया ग्रुप्स हैं। इसमें 3 मिलिशियास आ जाते हैं, हिजबुल्लाह, हमास और हुथीस। हुथीस जो हैं वो क्या करते हैं, वो ओवरसी करते हैं रेड सी को। ये ओवरसी करते हैं प्राइमरीली रेड सी को। तो पिछले 2 साल में हमको क्या देखने को मिला था? हुथीस, ये जो स्यूज कैनाल वाली रूट आपको दिख रही है, जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हुतीस क्या कर रहे थे, यहाँ पे शिप्स को निकलने नहीं दे रहे थे, शिप्स को निकलने नहीं दे रहे थे। तो उसका असर क्या पड़ रहा था? इसका असर ये पड़ रहा था कि ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा उन्होंने बैन कर रखा था, लेकिन जैसे वो मनचाहे तरीके से शिप्स को ब्लॉकेट कर दे रहे थे, कुछ को जाने दे रहे थे, कुछ को नहीं जाने दे रहे थे, कुछ को लौटा दे रहे थे। तो इस टाइप की चीजें हमको देखने को मिल रही थी। तो इसकी वजह से जो फ्रेट चार्जेस हैं, शिपिंग लाइन में जो फ्रेट चार्जेस हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे थे। जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है शिपिंग लाइंस पे, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो जब फ्रेट चार्जेस बढ़ जाएंगे और जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टेड या इंपोर्टेड गुड है वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो ग्लोबल ट्रेड है वो आपका कम होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो एक चीज तो ये थी कि फ्रेट चार्जेस बढ़ गए, जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं वो बढ़ गए, तो इसकी वजह से जो गुड्स हैं वो काफी महंगे हो गए थे। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि कई शिपिंग लाइंस हुथीस को बाईपास करने के लिए या हुथीस के टेरर को बाईपास करने के लिए क्या कर रही थी, जो पुराना ट्रेडिशनल रूट था, जो स्यूज कनाल बनने के पहले से बनने के पहले से जो आपके मर्चेंट्स थे यूज करते थे, सी मर्चेंट्स यूज करते थे। अब ज्यादातर जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, सी लाइंस हैं, वो इसको यूज करने लगे थे। तो ये कौन सा रूट है? ये केप ऑफ गुड होप है। कि जैसे मान ली इंडिया ये है, तो अब ये रेड वाले रूट से इंडिया अपना सामान भेजने लगा था, या इंडिया का ठीक ठाक जो ट्रेड वॉल्यूम है वो इस रेड रूट से आने लगा था, जो पुराना रूट है केप ऑफ गुड होप। तो ये लंबा रूट है, इसमें पैसे भी ज्यादा लगते हैं, फ्यूल भी ज्यादा खर्चा होता है, समय भी ज्यादा लगता है, समय भी ज्यादा लगता है। लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि हमको ये देखने को मिला था हुथीस क्या कर रखे हैं, वो जो ये शॉर्टर रूट है स्यूज कनाल वाला, उसको सीज कर रखे थे। तो खासी तकलीफें हो रही थी ग्लोबल इकोनॉमी को और इंडियन इकोनॉमी को। क्या तकलीफें? एक तो फ्रेट चार्जेस बढ़ गए, फ्रेट चार्जेस बढ़ गए, साथ ही साथ जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम है शिपिंग शिपिंग वेसल्स पे, वो भी आपका काफी बढ़ गया था, काफी बढ़ गया था। इससे जो गुड्स हैं वो बहुत महंगे हो गए थे, और सामान की जो आवाजाही है उसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा था। तो हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है और जो इंडिया का ट्रेड है वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड था। इंडिया का जो ओवरऑल जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसका 90 टू 95% हिस्सा जो है वो कहाँ से आता है? वो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन से आता है, मतलब सी के माध्यम से आता है, एयर कार्गो के माध्यम से नहीं आता है। तो इस टाइप की जब सिचुएशन क्रिएट होगी तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया के जो ट्रेड डायनेमिक्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट होते दिखाई देंगे, वो डिस्टॉर्ट होते दिखाई देंगे। तो ये कुछ रीजंस थे, ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से खासी तकलीफ हो रही थी। ग्लोबल ट्रेड जो है वो आपका डाउन चल रहा था, और इंडिया का जो ट्रेड है, इंडिया की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स हैं वो भी आपके नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहे थे, नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे थे। इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं मैंने आपको बताए हैं, वो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। चैलेंजेस क्या क्रिएट हो रहे थे? एक तो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे थे। दूसरी चीज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ गई थी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ गई थी। जो टाइम लग रहा था वो भी बढ़ गया था, क्योंकि पहले हम आपका स्यूज कैनाल के माध्यम से जाते थे, समय कम लगता था, शॉर्टर रूट थी, तुरंत आपका मेडिटेरेनियन में घुस गए और यूरोप आ गया। अब क्या है, हमको केप ऑफ गुड होप से होके जाना पड़ रहा था, तो इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है, और साथ ही साथ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भी बढ़ रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भी बढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ जो शिपिंग क्राइसिस है वो भी इंडिया को देखने को मिल रही थी। शिपिंग क्राइसिस, जैसे इंडिया के एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स हैं, उनका ये कहना था कि मतलब इस दौरान उनका ये कहना था कि जो फॉरेन वेसल्स हैं वो हमको काफी आर्म ट्विस्ट कर रहे थे, मनचाहे रेट ट्रांसपोर्टेशन रेट्स हमसे ले रहे थे। इंडिया के साथ एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अभी भी हम बहुत ज्यादा फॉरेन वेसल्स पे
डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है। जो हेजेमोनी है, जो मोनोपोली तो नहीं कहेंगे, बट हाँ शिप बिल्डिंग सेक्टर में जो मेजर से है वो किसका है, वो यूरोप का है, और अभी चाइना का बहुत ज्यादा हो गया है। तो हमारे पास खुद का शिपिंग इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास खुद की शिपिंग लाइंस नहीं है, तो हम अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, अपने ट्रेड्स के लिए बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं बाहर की कंपनियों पे, जैसे आपका मर्सेक हो गया, ठीक है, मर्सेक या और भी आपके चाइनीज कैरियर हैं, उनके शिप्स यूज करके भाड़े पे लेके हम ट्रेड करते हैं। तो अभी के समय में हमको क्या देखने को मिल रहा था पिछले 2 साल में, जैसे इंडियन एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स हैं उनका यही कहना था कि ये जो फॉरेन वेसल्स हैं या फॉरेन कंपनीज हैं, वो इंडियन एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स को आर्म ट्विस्ट कर रही थी। मतलब वो एक तरीके से जो कैविटी क्रिएट हो गई थी, उसको एक्सप्लॉइट कर रही थी, अपने मनचाहे रेट्स जो हैं वो इंडियन ट्रेडर से वसूल रही थी। तो एक बार जब ये रेड सी वाली क्राइसिस हटेगी, हुथीज जो हैं आपका जो एक सीज लगाए बैठे हुए हैं रेड सी वाले एरिया में, वहां उसको लूजन अप करेंगे, तो ये सारी जो दिक्कतें हैं जो बढ़ गई थी अभी हाल के 2 वर्षों में, वो आपकी कम होगी। तो सीज फायर की वजह से क्या पॉसिबल आउटकम्स होने वाले हैं, क्या पॉसिबल आउटकम्स होने वाले हैं? हमको यही सारे पॉइंट्स जो हैं उनको रिवर्स इंजीनियर करना है कि स्यूज कनाल फिर से खुल जाएगा, ठीक है, इसराइल और पैलेस्टीन में जब नॉर्मलसी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है ये रीजन जो है वो इंडिया के लिए, जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है वो इंडिया के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इन पे निर्भर है, हमारा ठीक ठाक डायस्पोरा है वो मिडिल ईस्ट पे है, और ठीक ठाक जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इस रीजन से इंडिया में आती है। तो ये भी कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं, ये भी कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। तो कई सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे हैं वो पूरे हो रहे हैं, जो अभी हमने गिनाया है आपको, कि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो रेमिटांसेस हम वहां से पाते हैं, उसमें एक बढ़ोतरी दिखेगी। दूसरी चीज, जो फ्रेट रेट्स हैं वो ईज होंगे, और फ्रेट का जो मूवमेंट है वो और ज्यादा सुगम हो जाएगा, अल्टीमेटली इंडिया का जो ट्रेड है इंडिया का जो ट्रेड है उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। अभी हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हमने यूके के साथ एक एफटीए किया है और जल्दी हम ईयू के साथ भी एक एफटीए करने वाले हैं। तो खासकर ईयू के लिहाज से ये स्यूज कैनाल वाला रूट जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी हमने हाल ही में क्या देखा, ट्रंप आए हैं, उन्होंने 50% का टैरिफ लगा दिया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो एक्सपोर्ट्स हम करते थे उसमें कमी आएगी, अमेरिका को जो हम एक्सपोर्ट करते थे, अब ये टैरिफ 50% टैरिफ लग जाने की वजह से इसमें कमी आनी है। तो इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया यूके के साथ और आने वाले ईयू के साथ जो एफटीओ है उसको हार्नेस करने की कोशिश कर रहा है कि यूएस के जो लॉसेस हैं हम ईयू के गेन से कवर करें। तो एफटीए तो हमने साइन कर लिया, अब एक बार ये फ्रेट रूट जब आपकी ईज हो जाएगी, जो रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे, तो स्यूज कनाल के माध्यम से हम यूरोपियन यूनियन के साथ जो अपने ट्रेड हैं वो वापस से सर्ज करा पाएंगे, उसको बढ़ा पाएंगे। जो लॉसेस हम इंकर किए हैं इन फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट्स रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट टू अमेरिका हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे ईयू में। और इसमें गुड्स भी कैसे हैं, वो गुड्स हैं जो प्राइमरीली लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं, जैसे जेम्स है, ज्वेलरीज है, फुटवेयर है, टेक्सटाइल है। ये ठीक ठाक मात्रा में हम यूएस एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब इसमें कमी आएगी, तो हम नए मार्केट, नए फ्रंटियर्स ईयू के रूप में खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम जो एफटीए है ईयू के साथ उसको भी फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। यूके के साथ हमारा ऑलरेडी एक एफटीए हो चुका है, तो अब अभी जो हम केप ऑफ गुड होप से होके जाते हैं, जब हुथीज का जो वर्चस्व है वो कम हो जाएगा रीजन में, वो एरिया जो सीज करके रखा है रेड सी वाला, वो वहां से हट जाएगा, तो हमारा जो शिपमेंट्स हैं वो आसानी से इस रीजन से निकल पाएंगी,
तो हमारे जो फ्रेट कॉस्ट हैं, जो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता है, वो भी कम हो जाएगा और इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ईयू में आसानी से पहुंच पाएंगे और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव भी रहेंगे, मतलब एक प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब समय कम लग रहा है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो गई है। तो आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। India's recent decision of opening up of embassy in Afghanistan shows pragmatism in India's foreign policy. Analyze. What were the reasons India seized its embassy in Kabul in 2021? So this is a question, 10 marker, 150 words. We'll meet again. Thank you.